तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जो है यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और पूरा अध्याय जो है आपको पार्ट 3 के रूप में देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में जो है इससे आधा, ठीक है, आधा अध्याय समाप्त किया जाएगा। पार्ट 2 में जो है पूरा अध्याय जो है आधा जो बचा है उसको समाप्त किया जाएगा। और पार्ट 3 में आपको जो देखने को मिलेगा, ठीक है, इस अध्याय का जितने सारे क्वेश्चन सर होगा वो उसी वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो जो है यानी यह जो क्लास हो रहा है बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, इसलिए जो है शुरू से अंत तक बने रहेगा, ठीक है। यहाँ से जो है इतनी सारे जो है आपके लिए जो है मैन टॉपिक और मैन, ठीक है, जो बिंदु और जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सिर्फ आप सिर्फ जो है शुरू से अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आप खुद वीडियो पूरा देखने के बाद, पूरा क्लास करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा कि मैंने जो है इससे पहले जो प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा उसमें कितना ज्ञान प्राप्त, उसमें मुझे कितना जानकारी प्राप्त हुआ था, और इस वीडियो में प्रकाश का जो प्रवर्तन देख रहे हैं ये पूरा अध्याय देखने के बाद कितनी, ठीक है, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगे और कितने जो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जो है सिर्फ शुरू से अंत तक रहना है। अंतिम में आपका जो है मन क्या होगा, बहुत गदगद हो जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। यानी बहुत ही खुश होने वाली है, क्योंकि आपके जो है लिए ही ऐसी तरह का जो वीडियो लाया गया है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले आपसे पूछेगा, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का जो अपवर्तन है उससे आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, जब एक पारदर्शी माध्यम, जब प्रकाश की किरण, जब, ठीक है, प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। प्रकाश की किरण जब भी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, प्रवेश करती है, तो उसमें क्या दिशा परिवर्तन की क्रिया होती है। जब भी क्या होगा, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसमें दिशा परिवर्तन की क्रिया होगा। तो उसमें क्या होगा, दिशा परिवर्तन की क्रिया होगा। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ में प्रकाश का अपवर्तन जो है अलग अलग होती है। प्रत्येक पदार्थ में प्रकाश का जो अपवर्तन होते हैं अलग अलग होती है। यहाँ आपको देखने को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का जो अपवर्तन होते हैं सिर्फ और सिर्फ दो माध्यमों में ही हो सकती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तभी प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है, अन्यथा प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये जो है कांच है, एक प्रकाश क्या पारदर्शी माध्यम है, और वायु जो है ये भी एक पारदर्शी माध्यम है। जब क्या करेगा, वायु से प्रकाश की किरण जो है वायु से प्रवेश करके जो है क्या कांच में आएगा, वायु से प्रवेश करके कांच में आएगा, तो इसमें क्या कुछ दिशा परिवर्तन क्रिया होगा, दिशा परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश का क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। तो चलिए जो प्रकाश का अपवर्तन सब अच्छे तरह से समझ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है। आपसे जो यहाँ एक आपसे यहाँ सवाल पूछेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, या इस चित्र से आपका सवाल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसमें बता दूं आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम होता क्या है, ठीक है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम जैसे, तो उसको बाद में देख लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है चित्र जो देख रहे हैं आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, आपसे यहाँ से पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि पानी में रखा हुआ सिक्का या पानी में रखा हुआ पेंसिल, ठीक है, वास्तविक जो रूप है उससे बड़ा और जो थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होगा, ऐसा क्यों। तो किनके कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण ही, जो प्रकाश का जो अपवर्तन है उनके कारण ही जो ये पेंसिल हमें जो दिखता है, जो पेंसिल दिखता है हमें क्या होता है, यहाँ से थोड़ा टेढ़ा दिखता है, और जो मूल बिंदु जहाँ सतह है उस सतह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, और हमें वास्तविक रूप से क्या होता है, मोटा दिखाई देता है। ये जो क्रिया होती है, यानी वास्तविक रूप से क्या मोटा दिखाई देना, वास्तविक रूप से मोटा दिखाई देना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण। वास्तविक रूप से क्या जो चित्र है वो बिल्कुल क्या टेढ़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होना, वो भी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और जो है मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो पाते हैं। ये सारे के सारे क्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो पाती है। आपसे पूछेंगे यहाँ, ठीक है, तारे का टिमटिमाना, जो तारे होता है, क्यों तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपसे पूछे है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। हालांकि तारे जो है टिमटिमाते नहीं है, ठीक है, वो बहुत दूर होने के कारण जो है प्रकाश का, ठीक है, अपवर्तन होने के कारण जो है क्या हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे हालांकि टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यदि आपको ऑब्जेक्ट में पूछे जाए तो जवाब देना है क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। आपसे यह जो है उसी तरह एक सवाल पूछा जाएगा, एक ग्लास है, ग्लास में जो है क्या दिख रहा है आपको, पानी भरा हुआ है, और इस ग्लास में जो पानी क्या है, पेंसिल डूबा हुआ है, ठीक है। डूबा होने पर जो है क्या हमें जो है जो पेंसिल दिखता है वास्तविक रूप से, यानी रियल रूप से क्या होता है, हमें थोड़ा क्या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है ये भी क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्यों होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो है ग्लास, यानी
हवा जो है एक क्या पारदर्शी माध्यम है, और कांच सॉरी हवा एक पारदर्शी माध्यम है, उसका जो पानी है दूसरा क्या और भी पारदर्शी माध्यम है। जब हवा से क्या हुआ पानी में गुजरा, तो जब हवा से क्या हुआ पानी में गुजरा तो क्या हुआ प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया हुआ, प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया हुआ, तो इस प्रकार से क्या हुआ तो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम लागू होगा सिर्फ और सिर्फ दो माध्यम में ही लागू हो सकती है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के जो नियम होती है सिर्फ और सिर्फ दो पारदर्शी माध्यम में ही लागू हो सकती है, एक पारदर्शी माध्यम में नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो पारदर्शी माध्यम में ही लागू हो सकती है। आगे देखिए, ठीक है, ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म के रूप में हम लोग जो है प्रिज्म के बारे में विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो टॉपिक है विस्तृत रूप से प्रिज्म के बारे में दिया हुआ है, और विस्तृत रूप से प्रिज्म के बारे में जानेंगे। यहाँ सिर्फ जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी जो है प्रकाश का जो विचलन हो रहा है, जैसे कि अब एक प्रकाश की किरण आ रहा है, और आने के बाद जो है इसकी ये क्या ये भी तो क्या ये भी जो है इसमें दो इसके बीच जो है वायु भरी होती है, यानी इधर से आया, ठीक है, इससे जो है वायु क्या हुआ निर्वात हो गया। वायु भी एक क्या पारदर्शी माध्यम है। जब इस पारदर्शी माध्यम से इस पारदर्शी माध्यम से जब क्या हुआ काश ये भी पारदर्शी माध्यम है, इसमें प्रवेश करती है, श्वेत प्रकाश से क्या करने पर प्रभावित करने पर जो है वो अलग अलग 7 रंगों में क्या होती है विभक्त हो जाती है, अलग अलग 7 रंगों में क्या होती है विभक्त हो जाती है। आपसे पूछेगा, ठीक है, आपसे जो है आपसे यहाँ तो क्वेश्चन बनेंगे बोलेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है, प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, बोलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पानी में प्रकाश की चाल है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा कि कांच में जो है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जो कांच होती है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कांच में प्रकाश की चाल होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, 4 को ऑप्शन मिलेगा, वहां से ढूंढिएगा। ठीक है, एक स्थान में होगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जहां 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगा वही क्या करिए आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग तो ये 3 जो है ठीक है आपसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, ये 3 सवाल में से एक जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो पानी में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है, इस तरह से जो है तो पानी में क्या 2,25,000 किलोमीटर, और कांच में प्रकाश की चाल कितना हो गया 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो है प्रकाश निर्वात में ठीक है प्रकाश की चाल यानी वायु में प्रकाश की चाल और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है लगभग समान होती है। आपसे पूछे जाए कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, फिर भी जो है आप क्या कीजिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें यदि पूछना हो, इसमें देखेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम कौन है, सघन माध्यम और विरल माध्यम कौन है, तो देखेंगे पानी और कांच में देखेंगे तो पानी कांच में किसकी जो है किस में प्रकाश की चाल कम होती है, तो जिस पदार्थ में या जिस तुलना में क्या जिस पदार्थ में क्या प्रकाश की चाल कम होती है वह क्या होता है सघन माध्यम है, और जिस वस्तु में या जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम है। तो देखो पानी और कांच में देखेंगे तो कांच में क्या होती है कम होती है, तो पानी की तुलना में कांच क्या है सघन माध्यम है, और कांच की तुलना में जो पानी क्या है विरल माध्यम है। उसी प्रकार देखेंगे यदि निर्वात में देखेंगे, ठीक है, यदि वायु में देखेंगे या निर्वात देखेंगे वायु, और यदि हम किस में देखेंगे वायु, और यदि हम पानी देखें तो पानी जो होगा क्या सघन माध्यम होगा, और जो वायु होगा पानी होगा क्या सघन माध्यम होगा, और जो कांच होगा क्या वो विरल माध्यम होगा। ठीक है, जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो क्या विरल माध्यम होगा, और जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होती है वो क्या होगा सघन माध्यम होगा। ठीक है, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम आप अच्छी तरह जान चुके हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है, तो सघन माध्यम जो होते हैं ठीक है सघन माध्यम क्या होते हैं जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होती है, दो पदार्थ देगा आप उसकी तुलना में दो पदार्थ देगा उसकी तुलना में जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होगा वह सघन माध्यम होगा, और जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक होगा वह क्या होगा विरल माध्यम होगा। ठीक है, तो यह जो आपसे दिया हुआ है कि विरल माध्यम, ठीक है, जब दो वस्तुओं की तुलना में, जब बोला है कि इसका डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हैं, जब दो वस्तुओं की तुलना में जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल होती है अधिक होती है उसको हम क्या कर सकते हैं विरल माध्यम होती है, वह क्या होता है विरल माध्यम होती है। सघन माध्यम क्या हो गया जब दो वस्तुओं की तुलना में जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या होती है कम होती है वह क्या होता है विरल माध्यम होती है। ठीक है, वो क्या होता है या जो हो आपको सघन माध्यम होगा, क्या होगा या विरल माध्यम नहीं बल्कि क्या होगा सघन माध्यम होगा। ठीक है, सघन वो क्या होती है सघन माध्यम होती है। तो दो वस्तु लीजिएगा, दो वस्तु में से जिस वस्तु में प्रकाश की चाल कम होगा वह क्या सघन माध्यम, और जिस वस्तु में प्रकाश की चाल अधिक होगा वह क्या होगा विरल माध्यम होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी एक चित्र को ड्रॉ करके हम लोग समझते हैं कि अभिलंब क्या होते हैं और आपतित किरण, सबसे पहले जानेंगे आपतित किरण क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या है कोई कांच है, एक इस कांच में जब क्या करेंगे एक हम लोग क्या लंब डाल दिए तो जो प्रकाश आती हुई प्रतीत होगा,
ठीक है, जो प्रकाश आती हुई प्रतीत होकर जो है क्या करेगा, अविलंब के एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है, इसे हमने क्या बोला, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आती हुई प्रकाश की किरण जो क्या होता है एक अविलंब बिंदु पर क्या होगा, ये लंब पर टकराता है, उसे आपतित किरण। और आप ठीक है, इसको इसी बिंदु पर जिस बिंदु मिला उसको हमने क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर वो जो क्या मिल रहा है उसे हमने क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। यह सिर्फ आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आपसे ठीक है इन टॉपिक से एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, और किसी भी टेस्ट में या किस जो है ये इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और बनेगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए जो है तो सिर्फ जानना जरूरी है। तो क्या हो गया, आती हुई किरणें जो होगा, ठीक है, जो क्या आपतन बिंदु से टकराएगा, जो क्या अविलंब और जो क्या जो सतह होगा उससे जो टकराएगा, उस बिंदु से जो किरण आकर टकराएगा उसको हमने क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और टकराने के बाद ठीक है, अविलंब से और जो है सतह से बिंदु से टकराने के बाद जो है दिशा के क्या होगा, दिशा में जो क्या परिवर्तन होगा, दिशा में जो क्या होगा परिवर्तन होगा, उस दिशा परिवर्तन की प्रकाश को हम बोलेंगे अपवर्तन किरण, ठीक है। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो हम लोग क्या जो है अविलंब हो चुका है, अपतन बिंदु हो चुका है, अविलंब अपतन बिंदु, और जो है क्या हो चुका है, आपतित किरण हो सकते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन किरण क्या होते हैं, दो आपतन कोण क्या होते हैं, इससे बिंदु इस किरणें से आती आपतित किरण और अविलंब से, आपतित किरण और अविलंब से जो कोण बना, तो कौन सा कोण बना, ये वाला कोण बना। आपतित किरण और अविलंब से जो कोण बना, कौन सा कोण, ये वाला कोण बना। तो इस किरण को हमने क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, क्योंकि आती हुई प्रकाश से बन रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और जो क्या होगा जो क्या अपवर्तन जो क्या कोण होगा, वो आपतन कोण हो गया, ठीक है। अपवर्तन जो कोण होगा बोला क्या, परावर्तित नहीं अपवर्तित किरण, इस किरण से और अविलंब से, इस किरण से और अविलंब से जो कोण बनेगा, इस किरण से और अविलंब से जो कोण बनेगा, उसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी ये वाला कोण को क्या बोलेंगे, आपतन यानी अपवर्तन कोण, और ये वाला को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। तो ये क्या हो गया, आपतन कोण, और ये होगा हम लोग क्या, अपवर्तन कोण, ठीक है। इस प्रकार से समझ चुके हैं, आगे चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ जो है सबसे पहले आएंगे अपवर्तनांक जो होते हैं, क्या होते हैं, अपवर्तनांक होती है तो भिन्न भिन्न पदार्थों में, ठीक है, जो अलग अलग पदार्थ होती है, अलग अलग पदार्थों में या भिन्न भिन्न पदार्थों में, ठीक है, जो अपवर्तन क्षमता होती है अलग अलग होती है प्रत्येक पदार्थ में, ठीक है। भिन्न भिन्न पदार्थ में क्या, भिन्न भिन्न पदार्थ में अपवर्तन जो क्षमता क्या होता है, यानी विचलन करने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। तो देखिएगा यहाँ से जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, सभी के सभी क्या अपवर्तनांक है, जो वायु है उसका अपवर्तनांक कितना होती है। तो प्यारे बच्चों वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, आप देख पा रहे हैं कि 0 पॉइंट कितना होता है, 1.0003 यानी 1.0003 होती है, ठीक है। आपसे तो पूछेगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी क्या करता है 1.33, पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो गया। अब जो है केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है 1.44 होती है, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होती है 1 पॉइंट कितना होती है 36 होती है। तारपीन का अपवर्तन कितना होती है, तो तारपीन होती है उसका अपवर्तन कितना होता है 1.47 होती है, ठीक है। अब जो दिख पा रहे चित्र जो दिख रहा है ये तारपीन ऑयल है, ठीक है, तारपीन का तेल है या तारपीन ऑयल है, ठीक है। दिख पा रहा है किसका, ये जो तारपीन का ऑयल है, ठीक है। आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं CO2 जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में होते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अपवर्तन कितना हो गया 1.63। और जो बेंजीन है उसका अपवर्तन कितना होता है, बेंजीन का अपवर्तन कितना होगा 1.50, ठीक है। ये दिख पा रहे नीचे जो चित्र दिख रहा है, ठीक है, ये जो क्या बेंजीन का चित्र है, क्या है ये बेंजीन का चित्र है। इस प्रकार से बोतल में जो भरा हुआ है क्या ये बेंजीन है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे और ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में जो क्या होती है बेंजीन के बारे में कुछ जानेंगे। बेंजीन जो होता है रंगीन होते हैं, बेंजीन ये देखेंगे इसमें कोई रंग नहीं होती है। आपसे यदि पूछी जाए कि बेंजीन का रंग कैसा होता है, हालांकि ये इस क्लास में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये 11 और 12 क्लास में पढ़ने को मिलेगा। आपसे यदि पूछे फिर भी कि बेंजीन का रंग कैसा होता है, जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों बेंजीन का रंग जो होता है रंगीन होता है, इसमें कोई रंग होता ही नहीं है, ठीक है। पानी की तरह क्या होता है श्वेत होता है, मीठी होती है गथा वाला, ठीक है। क्या होती है इसका स्वाद टेस्ट करेंगे मीठी होगा। अत्यंत बोला क्या ज्वलनशील द्रव है ये क्या है अत्यंत ज्वलनशील द्रव है, ठीक है। ये जो है इसमें तुरंत मतलब बल्कि तुरंत आग पकड़ लेती है। और जो है इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, बोला क्या एथिलीन बेंजीन, ठीक है। और जो है क्यूमिन आदि भारी मात्रा में क्या उत्पादित रसायनों, ठीक है, बोला उत्पादित रसायन होते हैं उसके निर्माण में होता है। क्योंकि बेंजीन का जो है क्या ऑक्टेन संख्या अधिक होती है, जो बेंजीन होती है उसमें ऑक्टेन की जो संख्या होती है भारी काफी मात्रा में पाई जाती है, यह भारी मात्रा में पाई जाता है, काफी मात्रा में पाई जाता है, इसलिए जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जो रसायन होते हैं रसायनों के उत्पादन में करते हैं। अगला है इसलिए जो है पेट्रोल में, ठीक है, कुछ प्रतिशत तक भी हम लोग क्या जो बेंजीन होते हैं बेंजीन हम लोग क्या पेट्रोल में भी थोड़ी मात्रा में कुछ मात्रा में मिलाते हैं, ठीक है, मिलाया जाता है। अगला जो है पिघला जो क्वार्टज होगा, पिघला क्वार्टज, ठीक है, आपको यहाँ टर्म में हलन होगा
पिघला क्वार्टज का जो अपवर्तन होता है 1.46 होती है। आपसे यदि पूछे जाए पिघला क्वार्टज का अपवर्तन कितना होता है तो जवाब दीजिएगा 1.46। चार ऑप्शन में से कहीं ना कहीं जो है 1.46 मिलेगा, तो क्या कर दीजिएगा, ठीक है, वहां टिक कर दीजिएगा। ये जो है पिघला जो क्वार्टज दिख पा रहा है, ठीक है, ये चित्र है बिल्कुल जो है पिघला क्वार्टज ही है। तो प्यारे बच्चों अभी चलेंगे हम लोग जो नेक्स्ट पेज में पार्ट 2 में, ठीक है। जो नेक्स्ट पेज ये है पहला जो पीडीएफ होगा वो आपको हम लोग पहला जो पीडीएफ है वो समाप्त हो चुका है, हम लोग अभी चलेंगे पीडीएफ 2 में, ठीक है। आप जितना है मैं टॉपिक यहाँ जो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस टॉपिक को कवर करते हैं आपसे, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो है छूटने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। इस सब से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जितना क्वेश्चन जितना अंक पूछे जाएंगे पूरा का पूरा जो है आप बिल्कुल जवाब दे पाएंगे। क्लासेस को शुरू से अंत तक करते हैं, ना आपका दिक्कत होगा सब्जेक्टिव में ना आपका दिक्कत होगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बिल्कुल जो है आपका जो है जितना, ठीक है, इस लेसन से पूछा जाएगा पूरा का पूरा आप जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो चलेंगे हम किसमें जो है इसका अध्याय यानी पेज नंबर 2 में चलते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं हम प्रिज्म के बारे में, ठीक है। प्रिज्म जो है, प्रिज्म से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी आपसे इस जो है इस तरह से या प्रिज्म टॉपिक से आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप यहाँ से प्रिज्म पढ़ लीजिए और आपको किसी भी क्लास में प्रिज्म पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रिज्म के बारे में जितने सारे इंपॉर्टेंट या जितने सारे टॉपिक है या जितने सारे कवर है, जितने सारे मेन टॉपिक्स थे सारे के सारे जो है प्रिज्म में हमको यहाँ शामिल कर चुके हैं। आप यदि इस क्लासेस में प्रिज्म के बारे में पढ़ चुके होते हैं पढ़ते हैं तो किसी क्लासेस में आपको प्रिज्म के बारे में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और विशेष बात यह है कि आप यदि इस क्लासेस को, ठीक है, शुरू से अंत तक देख लेते हैं, आपको किसी भी टीचर से यानी किसी भी, ठीक है, वीडियोस के देखने मतलब आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ कंप्लीटली जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, ठीक है, चैप्टर का जो है व्याख्या करना, चैप्टर का विस्तृत रूप से जो किताब से ज्यादा जितना है उससे बाहर भी आपसे यहाँ किताब से जितना है आपका, ठीक है, उससे बाहर से भी मैंने यहाँ टॉपिक आपको क्या है कवर किया है, ताकि जो है किसी भी टॉपिक से कोई भी बिंदु आपसे ना छूटे और जो आप क्या है जिस टॉपिक पर पढ़े वह टॉपिक आपको बिल्कुल और जो है 100% उसका क्या ज्ञान हो, ठीक है। तो चलिए तो अभी चलेंगे प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेंगे। तो प्रिज्म आखिर क्या है, प्रिज्म के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे कि प्रिज्म आखिर है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, किसी कोण पर झुके, बोला कोई कोण पर झुका दो समतल पृष्ठों के बीच, किसी कोण पर झुका, ठीक है, किसी भी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक पदार्थ को, घिरे पारदर्शक पदार्थ को यानी घिरे पारदर्शक माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। बोला किसी भी कोण पर झुके, मान के चलो क्या प्रिज्म जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, किसी कोण पर झुका हुआ है, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों के बीच, समतल जो पृष्ठ है इन समतल पृष्ठों के बीच, ठीक है, किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को, इसने जो क्या घिरे पारदर्शी माध्यम रखा है, इस पर हम उस पर देख पा रहे हैं, इसी घिरे पारदर्शी माध्यम को हम लोग प्रिज्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो अपवर्तन होता है, ठीक है, आपतन कोण, देखो प्रिज्म के बारे में विशेष सूचना है आपसे जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। बोला क्या, यदि प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर, यदि प्रिज्म है उसका यदि अपवर्तन कोण अधिक हो जाए तो उसका क्या विचलन अधिक होगा। आपसे पूछेगा यदि प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो विचलन कोण कम होगा, विचलन कोण अधिक होगा, विचलन कोण आधा हो जाएगा या विचलन कोण 4 गुना हो जाएगा। तो विचलन कोण सिर्फ क्या होगा, अधिक होगा। अपवर्तन कोण बढ़ जाने पर, जब कोण यदि बढ़ जाए तो क्या होगा, उसका विचलन कोण जो क्या बिल्कुल बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है टॉपिक जो है, देखो बोला इसकी जो है, ठीक है, खोज यानी जो है प्रिज्म जो है इसकी खोज, जो प्रिज्म है इसकी खोज कितना में हुआ था, 1965 ईस्वी में हुआ था। प्रिज्म का खोज कब हुआ था, 1965 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था, आरके, ठीक है, बोला क्या, आइजैक न्यूटन ने किया था, ठीक है। इसका खोज है आइजैक न्यूटन ने 1965 ईस्वी में किया था। आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म का खोज किसने किया था, प्रिज्म का खोज जो है, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने किया था। प्रिज्म का खोज है कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में हुआ था। जो प्रिज्म है उसका खोज कब, 1965 ईस्वी में, किसने, आइजैक न्यूटन ने किया था। इसका 5 सतह ये जो है, इसके कितने फलक है, इसके जो देखेंगे फलक की संख्या, तो प्रिज्म में टोटल 5 फलक है। 1 हो गया, 2 हो गया, नीचे 3 हो गया, इस पर और इस पर 2 हो गया, 5, ठीक है। यानी जो बना है 5 फलकों से बना है। आपसे पूछे जाए प्रिज्म के कितने फलक होते हैं, प्रिज्म के कुल कितने फलक होते हैं, तो जवाब दीजिएगा जहां ऑप्शन 5 मिलेगा वहीं क्या कीजिए आप टिक लगाइए, ठीक है। प्रिज्म के 5 फलक होते हैं, बट 5 फलकों में से 2 जो फलक होते हैं त्रिभुजकार होती है, ठीक है,
दो फलक जो होती है क्या होती है, त्रिभुज आकार होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ दो फलक है, तो इस पर का पेड़, इस पर का फलक जो है और इस पर का जो फलक है, इस पर का फलक और इस पर का फलक बिल्कुल जो है समबाहु त्रिभुज का बना है, ठीक है। ये फलक और जो ये फलक है, आमने सामने वाला फलक जो दिख रहा है और इधर वाला फलक जो दिख रहा है, ये बिल्कुल क्या है, समबाहु त्रिभुज से बने होती है। किससे बनी होती है, समबाहु त्रिभुज से बनी होती है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ जो त्रिभुज होगा, सॉरी प्रिज्म होगा, प्रिज्म टोटल जो है 5 फलकों से बना है। 5 फलक में से जो है 2 फलक क्या है, त्रिभुजाकार है, और जो 3 फलक है क्या है, आयतकार है। क्या है, 3 फलक जो है आयतकार है। देखिएगा ये जो क्या है, एक आयतकार है, ठीक है। क्या है, ये आयतकार है। हालांकि जो आयतकार भी हो सकता है या वर्गाकार भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 जो फलक होगा क्या आयतकार होगा, और 2 जो फलक होगा क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया है कि प्रिज्म में कुल कितने फलक होती है, तो प्रिज्म में कुल जो है 5 फलक होती है। प्रिज्म में कितने जो है त्रिभुज आकार फलक होती है, तो प्रिज्म में 2 त्रिभुज आकार फलक होती है। आपसे पूछी जाए प्रिज्म में कितने जो है, कितने फलक जो है त्रिभुज में कितने क्या हो सकते हैं, आयतकार फलक हो सकते हैं, यानी आयतकार फलक होती है। तो त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्या आयतकार फलक होती है, ठीक है। देखिए इसका जो उपयोग होता है, यानी जो है जो प्रिज्म है, इसका उपयोग, प्रिज्म का जो उपयोग होते हैं नेत्र विज्ञान में करते हैं, ठीक है। जो नेत्र होते हैं इसके विज्ञान में करते हैं कि प्रिज्म से हम लोग क्या बना सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। तो लेंस के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। बोला क्या, इसमें नेत्र विज्ञान में करते हैं, ऑप्टिकल उपचार में करते हैं, सॉरी ऑप्टिकल उपकरण में करते हैं, तथा क्या वस्तु कला में करते हैं, ठीक है। आपसे पूछे जाए कि जी, आपसे पूछे जाए कि प्रिज्म का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, या प्रिज्म का उपयोग को बताए, तो प्रिज्म का उपयोग सबसे पहले पूछेंगे नेत्र विज्ञान में। किसे होते हैं, नेत्र के विज्ञान में, ठीक है। जहां जो है हम लोग शीशा चश्मा का उपयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसे में क्या आता है, ठीक है। दूसरा हो गया ऑप्टिकल उपकरण में, किसमें, ऑप्टिकल उपकरण में। और तीसरा हो गया वस्तु कला में, किसमें होती है, तो तीसरा जो है वस्तु कला में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों हमें चलेंगे अभी जो है त्रिभुज की जो है प्रिज्म है उसके चित्र में। ये रहा आपका जो है प्रिज्म, जो बहुत बड़ा हो गया तो छोटा कर लेते हैं। तो प्रिज्म को हम लोग क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश जब क्या करेंगे इसमें गुजारेंगे, जब भी क्या करेंगे श्वेत प्रकाश को क्या प्रिज्म से गुजारेंगे। प्रिज्म कहाँ गया, जब प्रिज्म यहाँ है, जब क्या करेंगे श्वेत प्रकाश को इधर से गुजारेंगे, ठीक है। ऐसे श्वेत प्रकाश को इधर से गुजारे तो इस श्वेत प्रकाश जो इससे पार जो होगा, श्वेत प्रकाश क्या होगा, पार होने पर श्वेत प्रकाश जो पार होगा तो क्या होगा, विचलन होगा, जो पार होगा ये 7 रंगों में क्या होगा, विभक्त होगा। कितने रंगों में विभक्त होगा, तो ये जो 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त होगा। आपसे पूछ सकता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में, सूर्य प्रकाश में भी 7 रंग होती है, और श्वेत प्रकाश में कितने होते हैं, श्वेत प्रकाश में भी 7 रंग होती है। चलिए जो टॉपिक खत्म हुआ किसका, जो प्रिज्म थे, प्रिज्म के बारे में कंप्लीट हो चुका है। अभी चलेंगे हम लोग विस्तृत रूप से लेंस के बारे में, ठीक है। तो लेंस जो है, आपसे जो लेंस का जो है ये हिस्सा पढ़ लीजिए, ये टॉपिक पढ़ लीजिए लेंस में। और कभी भी आपको जो है दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, चाहे 11वीं क्लास हो या 12वीं क्लास हो या आगे की पढ़ाई करना हो, तो लेंस के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता और नहीं पड़ेगी। लेंस का जितना टॉपिक है या जितना, ठीक है, यहाँ जो है लेंस के बारे में बताया गया है, संपूर्ण जो मैंने लेंस के बारे में यहाँ आपके सामने व्याख्या करेंगे, ठीक है। और जो है विस्तृत रूप से बताया गया है, ठीक है। तो लेंस को सिर्फ ध्यान से समझ लीजिएगा लेंस क्या है, और आगे क्लास में आपको लेंस, ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और यह क्लासेस या लेंस जो देखेंगे, यह क्लासेस का लेंस अभी देखने पर, ठीक है, आपका लेंस के बारे में जितना सारा डाउट था, सभी के सभी डाउट जो है ये लेंस का टॉपिक खत्म होते ही आपको जो है लेंस के बारे में थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेंस के बारे में आप विस्तृत रूप से जान पाएंगे, वो मेरा, ठीक है, क्या है, भरोसा है, ठीक है। जो लेंस क्या होता है सबसे पहले डिफाइन करेंगे, लेंस किसे कहते हैं या लेंस क्या है, सबसे पहले जानेंगे या जानने की कोशिश करेंगे या समझिएगा, ठीक है, कि लेंस किसे कहते हैं। तो पहले जो कहते हैं लेंस एक पारदर्शक पदार्थ है, नहीं लेंस वह पारदर्शक पदार्थ है। बोलेंगे लेंस किसे कहते हैं, तो लेंस वह पारदर्शक पदार्थ है। पारदर्शक मतलब जो है आर पार देखने वाला, पारदर्शक मतलब क्या होता है, आर पार देखने वाला, जो दो निश्चित ज्यामितियों आकृति की सतह से, दो जो निश्चित, ठीक है, क्या बोला है, लेंस वह पारदर्शक पदार्थ जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होते हैं। दो निश्चित क्या हुआ, ज्यामिति की सतह से घिरा होगा। ज्यामिति सतह मतलब समझते हैं कि हो सकता है वृत्ताकार हो सकता है आयतकार हो सकता है वर्गाकार हो सकता है बेलनाकार हो सकता है और ज्यामिति का अन्य रूप हो सकता है शंकुआकार हो, ठीक है। इस प्रकार से जो है किसी भी ज्यामिति आकार की हो सकती है। लेंस जो होती है किसी भी ज्यामिति के आकार का हो सकती है, लेकिन जिस भी ज्यामिति का सतह का होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो पारदर्शक पदार्थ का होगा।
ठीक है। अपारदर्शक पदार्थ का कभी हो नहीं सकता है, अपारदर्शक पदार्थ से हम कभी लेंस बना नहीं सकते हैं। लेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है पारदर्शक पदार्थ होना चाहिए। इसे भी जो है ये जो प्रिज्म देख रहे हैं इसे भी हम लोग लेंस ही कह सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है पारदर्शक पदार्थ से ही बने होते हैं। क्या है, ये भी जो बना है पारदर्शक पदार्थ से ही बने होती है। और इसमें भी जो है क्या होती है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लेंस किसे कहते हैं, लेंस पारदर्शक पदार्थ का, ठीक है, यानी बोलेंगे लेंस वह पारदर्शक पदार्थ है, लेंस वह पारदर्शक पदार्थ है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, लेंस कहेंगे। और जो लेंस होता है ये सिर्फ दो भागों में होते हैं। लेंस जो होते हैं सिर्फ कितने प्रकार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल जो लेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस जो है दो प्रकार के लेंस जो है, एक पहला क्या हो गया उत्तल लेंस, और दूसरा क्या हो गया अवतल लेंस। तो पहले जानेंगे उत्तल और अवतल से जानने से पहले कि लेंस आखिर है क्या। लेंस का डेफिनेशन जान चुके हैं कि लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि लेंस के उपयोग को लिखे, ठीक है, लेंस के 3 उपयोग को लिखे या लेंस के 4 उपयोग को लिखे, या लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं। तो लेंस का उपयोग जो है, अगर बोला क्या, नजर के चश्मे जो है, चश्मा जो होता है, लेंस का उपयोग यदि हम सौर भाषा में देखेंगे तो चश्मा में क्या आता है, पहला हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया दूरदर्शकों, कहाँ करते हैं, दूरदर्शकों दूर की वस्तु को देखने के लिए भी करते हैं। तीसरा हो गया सूक्ष्मदर्शियों में, कहाँ होते हैं, सूक्ष्मदर्शियों में आदि में क्या आता है। आपसे तो पूछा है कि लेंस का उपयोग कहाँ क्या आता है, तो चश्मे में लेंस का उपयोग करते हैं, दूरदर्शी में, ठीक है, देखने के लिए टेलीस्कोप में भी लेंस का उपयोग करते हैं, और ये सूक्ष्मदर्शी जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं उसमें भी लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। उसके साथ जो है लेंस का जो उपयोग होता है फोटोग्राफिक कैमरा में भी क्या आता है, जो फोटोग्राफिक कैमरा होती है जिसमें क्या होता है, जैसे कि मोबाइल लगा हुआ है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, इसमें भी जो लेंस ही लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी लेंस लगा है, और यहाँ तक कि हमारे जो मानव नेत्र है इसमें भी क्या लेंस ही लगा है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस और अवतल लेंस लगा नहीं है, बल्कि बायफोकल लेंस लगा है। मानव नेत्र में क्या लगा है, जो मानव नेत्र है इसमें बायफोकल लेंस लगा है। ठीक है, बायफोकल लेंस लगा है, जिसमें क्या उत्तल लेंस की क्षमता पाई जाती है और अवतल लेंस की भी क्षमता पाई जाती है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है, जो कि हालांकि जो आपको 3 चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, वो तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में बायफोकल लेंस पाया जाता है। तो आपसे जब पूछा जाए कि लेंस का उपयोग को लिखे, तो चश्मे में, दूरदर्शकों में, सूक्ष्मदर्शियों में, टेलीस्कोपों में आदि जो है इसमें क्या माइक्रोस्कोप, यानी इसमें जो है किसका लेंस का उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि मोबाइल कैमरों में भी या फोटोग्राफी कैमरा में भी। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम लोग उत्तल लेंस के बारे में। किस लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, यहाँ से जो है आपसे कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है, कैसे कैसे सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वह लेंस जिसका मध्य भाग क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल लेंस का डेफिनेशन यदि आपसे पूछे जाए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जवाब दीजिएगा वह लेंस जिसका मध्य भाग क्या होता है, मोटा होता है। वह लेंस जिसका मध्य भाग क्या होता है, मोटा होता है, जिसमें क्या वह लेंस होगा जो क्या बीच में क्या होता है, मोटा होता है, बीच में क्या होती है, मोटा होता है। उत्तल लेंस हमेशा क्या होगा, बीच में मोटा होगा, क्या होगा, बीच में मोटा होगा। ये देखिए जो है लेंस है। ठीक है, ये जो है क्या उत्तल लेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये उत्तल लेंस है, और इसी लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस है, इसका क्या क्या खासियत है पहले जानते हैं, उसके बाद जो है आपको मैं लेंस के बारे में, ठीक है, समझाऊंगा, और लेंस का क्या मुख्यता है वो भी बताऊंगा। तो वह लेंस है जिसका मध्य भाग क्या होता है, मोटा होता है, मध्य भाग क्या होता है, मोटा होता है, किनारे भाग पतला होता है, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जर्व में, वह कौन सा लेंस है जिसका मध्य भाग मोटा होता है, और जिसका मध्य भाग मोटा होता है और किनारा भाग पतला होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जवाब दीजिएगा क्या, उत्तल लेंस। क्या जवाब दीजिएगा, उत्तल लेंस। आपसे पूछे जाए वो कौन सा लेंस है जिसका मध्य भाग मोटा होता है और किनारा भाग क्या पतला होता है, वो कौन सा लेंस है, यदि इस तरह से पूछे तो जवाब दीजिएगा क्या, ये जो है उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का खासियत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि उत्तल लेंस के डेफिनेशन पढ़ने के बाद ये जो चित्र दिख रहा है ये उत्तल लेंस का। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें, जैसे कि मनुष्य है, ये प्रकाश की किरणें जो मनुष्य को गुजर रहा है, जब प्रकाश की किरणें, क्या है, कोई ह्यूमन है, मनुष्य है, ये जो है ऐसा करके उस पर झुकेगा नहीं, ऐसा करके है, झुकेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से जो है ये चित्र है। अब जब प्रकाश की किरणें जो क्या उससे होकर गुजरेगा, तो इसका जब चित्र बनेगा तो क्या होगा, इसका खासियत क्या होती है, उत्तल लेंस का क्या खासियत होती है कि प्रकाश की किरणें को, ठीक है, क्या करते हैं, एक बिंदु पर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या एक बिंदु पर अभिसारित करते हैं। जो प्रकाश की किरण होगा अलग अलग या क्या हुआ, ये जो है क्या करेगा, एक भाग में या एक बिंदु पर क्या फिक्स करेगा या निर्धारित करेगा। ठीक है, एक बिंदु पर लाके क्या होगा, वो जमाएगा, यानी अभिसारित करेगा।
एक बिंदु पर क्या करेगा, वो अभिसारित करेगा। आगे तो अभिसारित करने पर ये क्या करता है, फिर से जो होता है ये किसी पर्दे पर या किसी और जगह पर फैलाता है। जब प्रकाश की किरण यहाँ बिंदु पर मिला तो ये जो फैलेगा हमें बिल्कुल जो है उल्टा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। आपसे यदि पूछिए कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल लेंस है, ये मनुष्य है, उसका जो चित्र बना, ठीक है, इस पार से क्या हुआ, गया, एक बिंदु पर मिला और एक बिंदु पर जाके क्या होते हैं, अलग अलग दूर पर क्या फोकसित होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या चित्र होती है, बिल्कुल उल्टा बनता है। क्या बनता है, चित्र बिल्कुल उल्टा बनता है। तो क्या दीजिएगा, उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस में वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि मैं मानू इसको वस्तु, जो मनुष्य है, इसको यदि मैं क्या, इसको जो मनुष्य का फोटो है, इसको यदि मानू, इसको यदि क्या मानू मैं, वस्तु मानो, तो ये प्रकाश की किरण से यानी गुजरने के बाद एक बिंदु पर मिला, उसी चित्र को क्या बनेगा, जो है उल्टा दिखाएगा। उसी चित्र को क्या दिखाएगा, ये उल्टा दिखाएगा। और यही कारण है कि जब क्या होता है, उत्तल लेंस किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक आकार से हमेशा उल्टा दिखाता है। तो इन्हीं के कारण ठीक है, उसे जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या, कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम फिर से इसे कहाँ करें, पर्दे पर प्राप्त करें, तो क्या होगा, पर्दे फिर क्या करेगा, उससे जो है उस प्रतिबिंब को क्या करेगा, वो प्रावधान नहीं करेगा, बल्कि वो अवरोधन नहीं करेगा, बल्कि प्रावधान करेगा। तो प्रावधान करने पर क्या देगा, फिर से वो सीधा दिखाएगा। क्या दिखाएगा, वो हमेशा फिर से सीधा दिखेगा। तो ये क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में क्या होती है, उत्तल लेंस में क्या क्वालिटी, क्या क्षमता पाई जाती है, उत्तल लेंस में क्वालिटी या क्षमता पाई जाती है, उससे होकर जाने वाले प्रकाश को, उत्तल लेंस क्या करता है, उससे होकर जाने वाले प्रकाश को, जो भी उससे होकर गुजरेगा, उत्तल लेंस कह रहा है जो भी मुझसे होकर गुजरेगा मैं सभी को अभिसारित करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सभी को अभिसारित करूंगा। उत्तल लेंस कह रहा है जो भी किरणें मुझसे होकर गुजरेगा, जब भी प्रकाश की किरणें मुझसे होकर गुजरेगा, मैं उसे क्या करूंगा, अभिसारित कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अभिसारित कर दूंगा। तो जो भी किरणें क्या कर रहा है, इससे होकर गुजर रहा है, इससे होकर गुजर रहा है, जो भी जितना किरणें गुजर रहा है, तो सभी को क्या अभिसारित करके जो है एक बिंदु पर लाता है। ठीक है, बोला यदि मुझसे टक्कर ले रहा है तो मेरी आज्ञा को पालन करना होगा। इस तरह जाके जाएगा। ठीक है, जब भी इससे आर पार होगा तो एक बिंदु पर जाके प्रकोशित करेगा। क्या करेगा, एक बिंदु पर प्रकोशित करेगा। इसलिए फिर बच्चों, ठीक है, इसलिए आपसे ये जो इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी लेंस को, उत्तल लेंस का दूसरा नाम जो है हम लोग क्या, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यदि आपसे पूछे जाए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, जवाब दे सकते हैं उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है, उत्तल लेंस जो उसका क्वालिटी क्या होते हैं, जो भी प्रकाश इससे होकर गुजरेगा वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर फोकस करेगा, यानी एक बिंदु पर अभिसारित करेगा। क्या होता है, प्रकाश की किरणों के वो अभिसारित करता है। इन्हीं कारणों से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो चलिए उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये जो दिख रहा है ये क्या, फोकस हुआ। ठीक है, क्या ये फोकस। चलिए आगे जो देख पा रहे हैं, ये भी जो लेंस है उत्तल लेंस ही है। तो यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ हम लोग जो है उत्तल लेंस से बनने वाला जो क्या है विशेषता, यानी उत्तल लेंस से चित्र बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। अभी जो है ये उत्तल लेंस है, ये क्या है, लेंस है, ये फोकस है, और जो है ये फोकस इधर से भी फोकस जा सकता है, और फोकस के बाद जो है क्या है, एक व्यक्ति है। क्या ये फोकस के बाद क्या है, व्यक्ति है। जब प्रकाश की वजह से फोकस जाएगा तो ये क्या, ये चित्र जो है, ये जो व्यक्ति है, जो चित्र है, दर्पण के उस पर जाके क्या बनेगा, जो लेंस है उस पर जाके क्या बनेगा, लेंस के पार देखने पर क्या होगा, हमेशा वस्तु से बड़ा चित्र दिखाएगा। हमेशा क्या देगा, वस्तु से हमेशा बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ से जाने पर क्या, उसका क्या फोकस जो है एक बिंदु पर होता है, तो ये बिंदु तो ये जो क्या प्रकाश की किरण से सीधा जाएगा ऊपर, तो क्या करेगा, ये बिंदु पर दिखने पर क्या हुआ, जो बिंदु को क्या हमेशा चित्र को बड़ा दिखाएगा। क्या दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा। देखिए अगला है जो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के भी तीन रूप होते हैं। उत्तल लेंस का भी तीन रूप होते हैं, और जो अवतल लेंस है इसका भी तीन रूप होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस का भी तीन रूप और अवतल लेंस का भी तीन रूप। ठीक है, तो देखिए पहले उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे। ये जो देख पा रहे हैं फेरो क्या है, उत्तल लेंस से बहुत छोटा है। ठीक है, आप तक शायद स्पष्ट आवाज यानी स्पष्ट चित्र नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत छोटा होने के कारण जो है।
इसका क्वालिटी, इसका क्षमता क्या होते हैं, जब भी इससे होकर प्रकाश की किरणें गुजरेगा, ठीक है, जब भी प्रकाश की किरणें से होकर गुजरेगा तो ये सभी प्रकाश की किरणों को क्या एक बिंदु पर अभिसारित करेगा, क्या करेगा, अभिसारित करेगा। और इससे बनने वाले जो चित्र होगा हमेशा क्या बनेगा, इससे बनने वाले जो क्या होगा प्रतिबिंब होगा हमेशा वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखिएगा। आपसे जो पूछा जाए कि किस लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस में वस्तु की अपेक्षा हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में वस्तु की अपेक्षा हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा क्यों, कि उत्तल लेंस जो होते हैं, उत्तल लेंस का जो मध्य भाग क्या होता है, मोटा होने के कारण जो मध्य भाग क्या होता है, मोटा होते हैं, और मध्य भाग मोटा होने के कारण जो है यह हमेशा क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उससे बड़ा दिखाएगा। यदि मैं देखूं, आपको देखूं तो क्या होगा, मुझे जो है आप बड़े बड़े नजर आएंगे और बड़े देखेंगे, ठीक है। तो इसका खासियत क्या है, सबसे पहले खासियत हो गया कि ये जो है जो उत्तल लेंस है ये किसी भी चित्र को वस्तु से बड़ा दिखाएगा, ठीक है, वस्तु से क्या दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा। और जब भी प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरेगा, जब भी प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरेगा तो जितना प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरेगा सभी के सभी प्रकाश की किरणों को क्या करे, अभिसारित करेगा, ठीक है, अभिसारित करके जो है एक बिंदु पर मिलाएगा, अभिसारित करके एक बिंदु पर मिलाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अभी जो उत्तल लेंस है इसका 3 प्रकार, ठीक है। उत्तल लेंस जो है इसके कितने रूप, 3 रूप। उत्तल लेंस का कितना रूप पढ़ेंगे अभी, 3 रूप के बारे में। तो उत्तल लेंस का जो है पहला, ठीक है, उभय उत्तल है। उत्तल लेंस का पहला रूप क्या है, उभय उत्तल है। बोला उभय उत्तल किसे बोलेंगे, यदि आपसे पूछे जाए जिनका दोनों यानी ऐसा लेंस, वह लेंस बोलेगा, वह लेंस जिसका दोनों तल उत्तल हो उसे क्या कहते हैं, वह लेंस जिसका दोनों तल उत्तल हो उसे कौन सा लेंस कहते हैं, तो जवाब दीजिएगा उसे हम लोग क्या उभय उत्तल कहते हैं, क्या बोलते हैं, उभय उत्तल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उभय उत्तल जो है इसका जो दोनों के दोनों लेंस है, दोनों के दोनों लेंस जो है क्या उत्तल है, क्यों उत्तल है, क्योंकि इसका भी जो बीज भाग क्या है, मोटा है और किनारा भाग पतला है, किनारा भाग पतला है, इसका भी जो बीज भाग मोटा है और किनारा भाग पतला है, ठीक है। तो ऐसा लेंस जिसका दोनों के दोनों तल, दो लेंस दो पार्ट से पता से बना था ना, दोनों के दोनों तल यदि क्या हो, दोनों के दोनों तल यदि उत्तल हो, इसी प्रकार के लेंस को हम क्या बोलेंगे, उभयो उत्तल। आपसे यदि पूछे जाए वह लेंस जिसका दोनों तल उत्तल हो उसे कौन या उसे क्या कहते हैं, तो उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। अगला होगा आपसे हुआ, ठीक है, आपसे सवाल पूछेंगे, ये जो पूछे जाएंगे, बोलेगा समतल उत्तल लेंस के बारे में। बोला वह लेंस समतल उत्तल बोले समझ लीजिए जिसका एक तल क्या हो, समतल हो। एक तल क्या समतल होना चाहिए, देखिए फिर एक तल जो है, ये जो तल है क्या है, समतल है, पूरा जो है समान है, ना कभी उबर खाबर, ना कभी बड़ा हुआ है, ना कभी छोटा हुआ है, ना कभी मतलब क्या मोटा हुआ है, ना कभी पतला हुआ है, मोटू पतलू भी नहीं हुआ है, टेढ़ा बेका भी नहीं है, प्योर जो है क्या समतल है। तो ये भाग क्या समतल है और दूसरा भाग क्या है उत्तल है, दूसरा भाग क्या है उत्तल है। इसीलिए प्यारे बच्चे बोलेंगे इसको समतलो उत्तल, क्या बोलेंगे, समतलो उत्तल। आपके डेफिनेशन में दिए, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया आ जाए, ठीक है। वह लेंस जिसका एक तल समतल हो दूसरा क्या उत्तल हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलेंगे समतल। एक तल समतल है समतल और दूसरा यदि उत्तल है तो क्या बोले, समतलो उत्तल, यानी समतलो उत्तल। आपसे एग्जाम में पूछे जाए प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट, अवतल उत्तल, क्या बोलेंगे, अवतल उत्तल का पूछे जाए तो यह पूछेगा आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछा जाएगा, वह लेंस जिसका एक तल क्या हो, अवतल हो, तथा दूसरा तल जो क्या उत्तल हो। एक तल क्या अवतल हो और दूसरा तल क्या उत्तल हो। देखिए एक तल क्या, ये तो जो तल है क्या अवतल है, क्योंकि जो है बीज भाग जो है क्या पतला है और बाहरी भाग क्या मोटा है, बीज भाग क्या पतला है और किनारा भाग क्या मोटा है। और देखिए दूसरा और जो है बीज भाग जो है मोटा है और किनारा भाग पतला है, ठीक है। यानी जिसका एक तल क्या हो, अवतल हो और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो, ऐसी लेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उभयोत्तल, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऐसे लेंस को बोलेंगे उभयोत्तल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्लास आगे को हम लोग आगे जारी रखेंगे क्योंकि लाइन थोड़ा चला गया है, तो हम लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा लाइन का, उसके बाद जो है एक साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे।